हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने काफी चीजें क्या है वो ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें काफी हम लोग एम्ब्रॉयडरी पढ़ रहे हैं कि कढ़ाई वो कहाँ की कढ़ाई है। जैसे कि हम लोगों ने पंजाब की फुलकारी देखी और कहाँ की कि लखनऊ की चिकनकारी और कहाँ कांथा हम लोगों ने देखा, कांथा कहाँ का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफी कढ़ाई को हम लोग कवर कर चुके। उसके बाद हम लोगों ने कई तरीके के क्या हम लोगों ने देखे कि बांधनी कहाँ की है, जिसको बोलते हैं टाई एंड डाई। जब हम लोग टाई एंड डाई करते हैं यानी बांधनी जब करते हैं, जिसको बोलते हैं चुनारिस ना, राजस्थान की है बांधनी। और इसको जो चुनारिस जब करते हैं यानी बांधनी जब हम लोग कलर करते हैं, उसको कलर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कलर करने के लिए हम लोग कपड़े का यूज करते हैं यानी बांधनी को। और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पीस क्लॉथ मतलब क्या है कि इस तरीके से बोलते हैं वो, क्योंकि कपड़े को हम लोग कपड़े की रंगाई करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने गुजरात का, हम लोगों ने क्या देखा, गुजरात का पटोला। तो पटोला जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें कपड़े को नहीं रंगते हैं, धागे को रंगा जाता है। पटोला में धागे को रंगा जाता है और जो बांधनी होती है उसमें क्या करते हैं, कपड़े को कलर करके बनाते हैं। तो हम लोगों ने ये सब कुछ कपड़े के बारे में भी देखा। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे ढाका की मलमल। ये ढाका की मलमल कहाँ की है, जैसा कि इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये ढाका की मलमल की 3 चीजें जो होती है बहुत फेमस है। 3 मतलब उसकी आप कह सकते हैं उसकी तारीफ करने के लिए कहते हैं कि अरे ये इतना अच्छा होता है। इस तरीके से बोलते हैं ना कि ढाका का मलमल जो होता है ये इतना अच्छा होता है कि उसको आप मुट्ठी में ले लेंगे तो पूरा इतनी बड़ी जो सॉल होती है चाहे जो भी होगा वो मुट्ठी में ले लेंगे तो वो एक मुट्ठी में आ जाएगा, ये कहते हैं। दूसरी चीजें क्या कहते हैं, माचिस की डिबिया का जो एक बहुत बड़ा उसको मतलब कहते हैं कि अगर मतलब माचिस की डिबिया में उसको रखेंगे तो वो उसमें आ जाएगा। और तीसरे नंबर की चीज हम लोग क्या बोलते हैं कि अंगूठी के बीच में से अगर ढाका के मलमल को निकालेंगे तो वो जो है वो निकल जाएगा, पूरा पूरा मतलब क्या निकल जाएगा। तो इसकी क्या है, एक विशेषता है, मतलब इस तरीके से इसकी मतलब तारीफ की जाती है। इसके लिए कहा जाता है 3 चीजों को, माचिस की डिबिया को और क्या कहते हैं अंगूठी को। तीसरे नंबर पर क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है क्या, मुट्ठी। ये 3 चीजें आती हैं। तो हमने क्या समझा कि ढाका की मलमल यह बहुत ही बारीक होता है। ये तो बारीक होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ताने बाने का यूज नहीं होता है। ताने बाने यानी वार्प एंड वेफ्ट ना, तो ये इनका तो यूज होता ही है। ये काफी घना होता है लेकिन इसमें बहुत महीन बारीक धागे का यूज होता है। इसको ढाका का मलमल कैसे बनता है इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि ढाका की मलमल को पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को, ढाका की मलमल। ढाका की मलमल हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ढाका की मलमल पढ़ने से पहले सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि यह जो है यह इतना बारीक होता है, यह इतना बारीक होता है। ढाका का मलमल जो है ये इतना बारीक होता है कि माचिस की डिब्बी में रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि माचिस की डिब्बी में, कि माचिस की डिब्बी में रख सकते हैं। उसके बाद और क्या कहा जाता है कि अंगूठी से बाहर निकाल सकते हैं, अंगूठी से बाहर निकाल सकते हैं। तो माचिस की डिब्बी में रख सकते हैं, अंगूठी से बाहर निकाल सकते हैं। ये ढाका के मलमल की एक विशेषता है। ढाका का मलमल कहाँ का है, तो ढाका का मलमल ये है, ये कहाँ का है, ये बांग्लादेश का है। कहाँ का, बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है। तो ढाका का मलमल कहाँ का है, बांग्लादेश का है। इसकी खासियत जो है ये क्या है, ये ढाका का मलमल जो है ये बहुत ही हल्की होती है, हल्की होती है और ताना बाना अधिक होता है। इसमें क्या होता है, ताना बाना अधिक होता है, अधिक होता है। भार जो होता है हल्का, भार जो है हल्का होता है, यानी बहुत ही महीन धागे से इस पे जो है बहुत महीन धागे से बुनाई होती है। ताना बाना अधिक होता है। ताना बाना का मतलब होता है जब हम लोग करघे पर इसको चढ़ा के करघे पर क्या करते हैं, कपड़े का निर्माण करते हैं ना, धागे को ताना बाना में सेट करते हैं
तो ही कपड़े का निर्माण होता है, तो ताना बाना अधिक होता है, लेकिन ये उसके बाद भी क्या होता है, इसका भार जो होता है वो हल्का होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, ढाका की मलमल, ढाका की मलमल की साड़ियों को, मलमल की साड़ियों को जामदानी कहते हैं, जामदानी कहते हैं। तो ढाका की मलमल की साड़ियों को क्या कहते हैं, जो उसकी मलमल की साड़ियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं, जामदानी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या, ढाका का मलमल, ढाका का मलमल ढाका का मलमल सूती रेशे से बनता है, सूती रेशे से बनता है। और जामदानी साड़ियों में किसके काम देखे जाते हैं, तो जामदानी साड़ियों में सोने चांदी के काम देखे जाते हैं। किसमें, जामदानी साड़ियों में सोने चांदियों के काम देखे जाते हैं। तो सोने चांदी के काम देखे जाते हैं। बहुत बारीक धागे से ये बुना होता है, बहुत बारीक धागे से बुना होता है। और ढाका का मलमल जो है किस मौसम में तैयार किया जाता है, अभी इसको समझेंगे। पहले हमने इतना समझा, उसको एक बार फिर से समझते हैं कि ढाका का मलमल जो है इसकी 3 प्रकार से, मतलब इसको एक मतलब कह सकते हैं 3 तरीके से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो ढाका के मलमल की साड़ी होती है उसको माचिस के डिबिया में आप रख सकते हैं। मतलब ये इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी पतली होती है, इतना वजन इसका हल्का होता है। दूसरी इसकी विशेषता में क्या बोलते हैं कि ढाका के मलमल की साड़ियों को अंगूठी से पूरा बाहर निकाला जा सकता है। और क्या किया जाता है, तीसरी विशेषता में इसको क्या बोला जाता है कि ढाका की मलमल साड़ियों को मुट्ठी में आप ले सकते हैं। और क्या है, अब इसका मतलब ये सोचिए कि ये इसका वजन बहुत हल्का है, तो ताना बाना भी इसमें कम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ताना बाना जो होता है इसमें अधिक होता है, भार जो होता है वो हल्का होता है। ये ढाका की मलमल जो है ये कहाँ की है, बांग्लादेश की है। ढाका के मलमल की साड़ियों को जामदानी बोलते हैं। और जामदानी में किसका काम किया जाता है, तो सोने चांदी का काम किया जाता है। और हमने क्या समझा, ढाका के मलमल की साड़ी जो है किससे बनती है, तो सूती रेशे से ढाका के मलमल की साड़ियों का निर्माण किया जाता है। अब बहुत बारीक धागे से इसको बनाता है। अच्छा, अब ये सोचेंगे कि ढाका के मलमल की साड़ियों को किस समय तैयार किया जाता है, क्या गर्मी के मौसम में तैयार करेंगे, ठंडक के मौसम में तैयार करेंगे, या इसको बरसात के मौसम में तैयार करेंगे। तो देखिए, कोई भी चीज है, गर्मी का समय ऐसा होता है कि बहुत ही मतलब कोई भी चीज अगर आप उसको मतलब आप कोई चीज बनाइए तो बहुत ज्यादा क्या है वो मतलब सूख जाती है ना, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। ठंडक के मौसम में भी ऐसा होता है। तो इसको किस मौसम में तैयार करते हैं, इस मौसम में जब नमी युक्त मौसम होता है, यानी जब बारिश का समय होता है, तब इन साड़ियों को तैयार किया जाता है। क्योंकि धागे में नमी रहती है, तो नमी क्योंकि और ये जो धागा है ये बहुत बारीक है ना, अगर नमी नहीं रहेगी तो धागा जो है वो चटक कर टूट जाएगा। धागा जो है गर्मी में आप तैयार करेंगे, गर्मी में देखिए कि इतनी चिड़चिड़ाने वाली धूप होती है, आप कहीं भी घर में भी आप कोई चीज बनाइए तो चाहे वो जो भी चीज हो तो वो बहुत जो इतना बारीक है वो क्या करता है, धागा जो है चटक के टूट जाएगा, ठंडक में भी नहीं बनेगा। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट मौसम कौन सा होता है, बारिश का मौसम होता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, थोड़ी बहुत जो मॉइस्चराइज जो क्या होता है मॉइस्चर होते हैं, यानी नमी जो होती है, उससे क्या होता है कि धागा जो है वो टूटता नहीं है और उसी मौसम में अच्छे से साड़ी ये तैयार की जाती है। तो हमने क्या समझा कि ढाका के मलमल की ढाका का मलमल किस समय तैयार किया जाता है, नमी युक्त मौसम में इसको तैयार करते हैं। तो ढाका का मलमल नमी के मौसम में बनता है, नमी के मौसम में बनता है। तो ढाका का मलमल किस मौसम में बन रहा है, नमी के मौसम में बन रहा है, क्योंकि नमी होने से धागे पतले हैं तो धागे जो है वो टूटेंगे नहीं। आगे आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ठंडी गर्मी के मौसम में धागे टूट जाते हैं। अब इसमें देखेंगे तानों की संख्या इसमें कितनी होती है, तो इसमें जो है इसमें तानों की संख्या
तानों की संख्या 1000 से कितना, 1000 से 18, कितना, 1000 से 18,000 तक होती है, 1000 से 18,000 तक होती है। इसमें तानों की संख्या ढाका के मलमल में। अब आगे देखते हैं कि ढाका के मलमल में जितना ताना बाना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, जितना ताना बाना ज्यादा होगा वजन उतना ही क्या होगा, वजन उतना ही कम होगा। यही जो है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ताने बाने ज्यादा होंगे वजन उतने ही कम होंगे। तो ढाका के मलमल में ताना बाना जितना ज्यादा वजन उतना ही कम होगा। अब ढाका के मलमल की विशेषताओं को देखेंगे तो इसकी विशेषताएं जो है ना, एक क्या है, ढाका की साड़ी है जिसको क्या बोल रहे हैं, जामदानी बोल रहे हैं। ढाका के मलमल की विशेषताओं को देखेंगे तो जो विशेषताएं हैं इसको हम समझेंगे। विशेषताएं क्या है, इसमें जो इसके नाम से इसको किया जाता है, पहले दो देखेंगे, क्या है, ढाका का मलमल, और दूसरे नंबर पर क्या होगा कि ढाका साड़ी यानी जामदानी। ढाका साड़ी यानी क्या बोलते हैं, जामदानी। चलिए देखते हैं, ढाका का मलमल है इसको क्या बोलते हैं, इसमें एक बोलते हैं आबे रवा, आब ए रवा। दूसरे नंबर पर क्या आता है, शबनम, तीसरे नंबर पर क्या आता है, वक्त हवा। ये इसकी विशेषताओं में एक मतलब शब्द है, इसके लिए यूज किए जाते हैं। अब इस तीनों शब्द के अर्थ को समझते हैं और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, आबे रवा का मतलब क्या होता है। तो आबे रवा का मतलब होता है बहता पानी, मतलब ये जो है इतना शीतल होता है, इसका मतलब ये बहते पानी की तरह से ये लगता है क्या, ढाका का मलमल। तो क्या बोलते हैं, आबे रवा यानी बहता पानी। शबनम जो होती है यानी इसका अर्थ होता है ओस की बूंद, यानी इसके लिए 3 शब्द यूज किए जा रहे हैं ढाका मलमल के लिए, क्या, आबे रवा, शबनम और वक्त हवा। तो मतलब ढाका का मलमल जो है ओस की बूंद की तरह है। कैसा है, ओस की बूंद की तरह है ढाका का मलमल। अब वक्त हवा की बात करते हैं तो इसका मतलब है हवा के जैसा स्वच्छ। तो हमने क्या समझा कि ढाका का मलमल के लिए 3 तरह की विशेषताएं जो है ये शब्द के रूप में यूज की जाती हैं, उसको बोला जाता है आबे रवा, शबनम और वक्त हवा। आबे रवा का मतलब बहता पानी, यानी 3 शब्द यूज किए जा रहे ढाका का मलमल। आबे रवा यानी बहता पानी की तरह, ये क्या है, बहता पानी की तरह क्या है, पारदर्शी है। क्या, ढाका का मलमल कैसा है, बहते पानी की तरह बिल्कुल भी पारदर्शी है। अच्छा, बात करेंगे ओस की बूंद की, तो ओस की बूंद की तरह क्या है, ये सूक्ष्म शीतल है क्या, ढाका का मलमल। ठीक, तो हमने ये समझा कि मतलब ढाका के मलमल जो है ये आबे रवा यानी बहता पानी की तरह पारदर्शी है। ढाका का मलमल सूक्ष्म शीतल यानी ओस की तरह क्या है, सूक्ष्म शीतल है। और हवा के जैसा क्या है, स्वच्छ है, यानी हवा के जैसा क्या है, वक्त हवा का मतलब होता है हवा के जैसा स्वच्छ है। ठीक, तो ये इसकी 3 विशेषताएं हो गई ढाका के मलमल की। तो हमने 3 विशेषताएं देखी। ढाका की साड़ी में कुछ डिजाइनें बनती हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये इतनी सारी क्या है, 3 विशेषताएं हैं, इसको जरूर से आप लोग माइंड में बिल्कुल भी आप सेट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यही आया हुआ है, आबे रवा का मतलब क्या होता है। तो आबे रवा का मतलब होता है कि बहता पानी, मतलब ढाका का मलमल जो है इसके पानी की तरह पारदर्शी। शबनम का मतलब ओस की बूंद यानी सूक्ष्म शीतल वो होता है, जैसे ओस की बूंद एकदम छोटी छोटी होती है ना, वैसे ही ओस की बूंद की तरह ये क्या होता है, सूक्ष्म शीतल होता है। वक्त हवा का मतलब होता है हवा के जैसा स्वच्छ है, क्या, ढाका का मलमल। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या है, कौन सी डिजाइनें बनती हैं। तो ढाका के मलमल में डिजाइनें बनती हैं, कौन सी। तो पहली डिजाइन क्या है, तिरछा, दूसरी है पन्ना हजारे,
पन्ना हजारे। तीसरी है बूटेदार, बूटेदार। चौथे नंबर पर क्या है? फूलवार, फूलवार। और पांचवें नंबर पर क्या है कि पांचवें नंबर पर है जतार, जतार। और छठे नंबर पर है तोरेदार, तोरेदार। ये 6 डिजाइनें किसमें बनती हैं? ढाका के मलमल में। अब एक एक करके एक एक का अर्थ समझेंगे। क्या है? तिरछी डिजाइनें जो बनती हैं इसका अर्थ होता है इस तरीके से तिरछी डिजाइन। ठीक, ये तिरछी डिजाइन हो गई। अब पन्ना हजारे का मतलब क्या होता है? पन्ना हजारे का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। क्या होता है? फूलों का गुच्छा। बूटेदार का मतलब होता है ये छोटे छोटे क्या होते हैं? कपड़े पर इस तरीके से बूटे होती है ना। और फूलवार का मतलब होता है कि फूलों का क्या है? फूलवार का मतलब होता है छोटे छोटे फूलों का समूह, छोटे छोटे फूलों का समूह। अब जतार का मतलब क्या होता है कि फूलों का जाल, फूलों का जाल। तोरेदार का मतलब होता है कि बड़े बड़े फूलों का समूह, बड़े बड़े चलिए, आप लोगों ने काफी चीजें जो है ये ढाका के मलमल में समझी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही था ढाका के मलमल में। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये कहाँ की है? बांग्लादेश की है। 3 विशेषताएं इसकी होती हैं, 3 शब्द में इसको यूज करते हैं। कौन कौन सी? ये 3 ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आबे रवा, शबनम और वक्त हवा। इसका मतलब समझ लीजिए, बहता पानी। शबनम का मतलब होता है ओस की बूंद। वक्त हवा, हवा का मतलब होता है हवा के जैसा सच। ये 3 चीजें आप लोग समझे। उसके बाद इसमें कौन सी डिजाइनें यूज होती हैं? तो तिरछा, पन्ना हजारे मतलब फूलों का गुच्छा, बूटेदार मतलब ये छोटे छोटे बूटे, और फूलवार मतलब होता है छोटे छोटे फूलों का समूह, तोरेदार का मतलब होता है बड़े बड़े फूलों का समूह, जतार का मतलब होता है फूलों का जाल। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये हमने ढाका के मलमल को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? ब्रॉकेट। अब ब्रॉकेट कहाँ का है? ये बनारस का है। कहाँ का? ब्रॉकेट बनारस का है। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रॉकेट। ये कहाँ का है? बनारस का है। चलिए इसको देखते हैं कि जो ये ब्रॉकेट है ये किस भाषा का शब्द है? तो इटालियन भाषा का शब्द है, इटालियन भाषा का शब्द है। इटालियन भाषा का ब्रॉकेट शब्द है। और किससे बना है? ब्रॉकेट जो है, ब्रॉकेट किससे बना है? ब्रॉकेट किससे? ब्रोकाटो, ब्रोकाटो से बना है। तो ब्रॉकेट शब्द किससे बना हुआ है? ब्रोकाटो से बना है। और ब्रोकाटो से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ उभरा हुआ। तो ब्रॉकेट ब्रोकाटो से बना है। और आप देखेंगे जो ब्रॉकेट की साड़ी देखेंगे तो बिल्कुल क्या होती है? सिल्क पर बनती है, और जो उसकी डिजाइनें होती हैं वो उभरी हुई होती हैं। तो ब्रॉकेट किससे बना हुआ है? ब्रोकाटो से बना है, जिसका अर्थ होता है उभरा हुआ। ब्रॉकेट में किसका काम किया जाता है? तो इसमें किसका काम होता है? जरी का काम होता है, जरी का काम होता है ब्रॉकेट में। और जरी का काम जो होता है जिस सुई से की जाती है उस सुई का नाम क्या है? जरी से, जरी से क्या है? जरी का काम करते हैं। उस सुई को क्या कहते हैं? उस सुई को बोलते हैं कारचोब, कारचोब ना। उस सुई को क्या बोलते हैं? कारचोब के नाम से जाना जाता है। और ये किस पर किया जाता है ब्रॉकेट? तो सिल्क, और सबसे ज्यादा तो सिल्क पर होता है। और क्या है, कभी कभी आप कॉटन के कपड़े पर भी देखते हैं। तो सिल्क और इस पर कॉटन पर बनता है, बनता है। और ब्रॉकेट जो है वो किस लूम पर तैयार किया जाता है? तो जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम को आप लोग जानते हैं कि ये जैकार्ड क्या है? एक प्रकार का करघा है जिसपे क्या करते हैं कि कपड़े को तैयार करते हैं, ताना मतलब धागे को सेट करके कपड़ा बनाते हैं। तो ये किस पर तैयार किया जाता है? ब्रॉकेट, ब्रॉकेट जैकार्ड लूम पर तैयार किया जाता है।
तो ब्रॉकेट जो है किस पर तैयार किया जाता है, जैकार्ड लूम पर इसको तैयार करते हैं। और ये ब्रॉकेट का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ब्रॉकेट का नाम जो है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। और ब्रॉकेट का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ब्रॉकेट का प्रारंभिक नाम क्या है, कामख्वाब कहा जाता है। कामख्वाब कहा जाता है ब्रॉकेट की, इसका प्रारंभिक नाम क्या है, कामख्वाब कहा जाता है। ब्रॉकेट की संपूर्ण सतह जो होती है वो किस पर बनती है, सिल्क पर। तो इसकी संपूर्ण सतह किस पर बनती है, सिल्क पर बनती है। ब्रॉकेट की संपूर्ण सतह किस पर बनती है, सिल्क पर बनी होती है। सोने चांदी के क्या होते हैं कि नाम से ये जाने जाते हैं, और जरी को क्या कहते हैं, कारचो कहते हैं। ये तो आप लोगों ने समझा ही। सोने चांदी की वजह से ये किससे बनते हैं, सोने चांदी से बनते हैं। तो इतना मतलब जरी की मतलब इस तरीके से कहते हैं सोने चांदी को जड़ के ये बनाया जाता है। तो ब्रॉकेट आप लोगों ने क्या समझा कि ब्रॉकेट कहाँ का है, बनारस का है। और ये किस भाषा का शब्द है, ये इटालियन भाषा से लिया गया है। और यानी ब्रोकाटो का अर्थ क्या होता है, उभरा हुआ। और इस पे जरी का काम होता है। इसमें जिस सुई का यूज किया जाता है जरी के काम के लिए उसको बोलते हैं कारचो। ठीक, सिल्क और कॉटन पर बनता है। सिल्क कपड़े ज्यादा होते हैं, यानी सिल्क सतह के लिए सिल्क के कपड़े यूज किए जाते हैं। किस लूम पर तैयार किया जाता है, तो इसको जैकार्ड लूम पर तैयार किया जाता है। ये ब्रॉकेट नाम जो है वो अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। ब्रॉकेट का प्रारंभिक नाम जो था वो कामख्वाब था ना, कामख्वाब यानी सपनों के जैसा, तो कामख्वाब था। आगे देखते हैं। अच्छा, और जरी का काम कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो जरी का काम कहाँ कहाँ पर किया जाता है, अहमदाबाद सूरत में भी क्या होता है कि बनारस भी लिख लीजिए, बनारस, क्योंकि बनारस तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। बनारस में भी जरी का काम किया जाता है। और क्या देखते हैं कि ब्रॉकेट में कामख्वाब को क्या कहते हैं, ब्रॉकेट को कामख्वाब और क्या कहते हैं, किमख्वाब कहते हैं। इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है सपने के समान। सपने के समान ये ब्रॉकेट हो गया। ये क्या होता है, ये महंगा होता है, और जरी की वजह से, सोने चांदी की वजह से ये क्या होता है, भारी होता है, महंगा और भारी होता है ब्रॉकेट का कपड़ा। अच्छा, देखते हैं अबे रवा हमने समझा कि अबे रवा का अर्थ क्या था, वहां पर बहता पानी। अबे रवा का अर्थ बहता पानी होता है। इस ब्रॉकेट पर भी बहते पानी जैसा प्रभाव मिलता है। इस ब्रॉकेट पर भी बहते पानी जैसा प्रभाव मिलता है। तो इस ब्रॉकेट पर भी कैसा मिलता है, बहते पानी जैसा प्रभाव देखने को मिलता है। और क्या होता है दूसरा, वक्त हवा यानी हवा के समान हल्का, इसमें क्या होता है, इसका वजन जो है वो, इसका वजन क्या होता है, कामख्वाब से हल्का होता है। इसका वजन कामख्वाब से हल्का होता है और रंगीन सिल्क पर बनता है। रंगीन सिल्क पर बनता है। अब इसको देखेंगे, ये रंगीन सिल्क पर बनता है। इसमें दो होते हैं, एक क्या होता है हिमरू, दूसरा आमरस। क्या होता है, हिमरू को किस नाम से जानते हैं, हिमरस, और दूसरा क्या है, आमरस, यानी आमरू,
रस यानी अमरू। अब इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? हिमरू जो है ये सिल्क और कॉटन से बना होता है। हिमरू किससे बना होता है? सिल्क और कॉटन से बना होता है। लेकिन आम रस की बात करेंगे तो ये सिर्फ किससे बनता है? यानी ये अमरू लिखा है ना, और ये किससे बना है? ये सिर्फ सिल्क से बना है, सिल्क से बना है। तो ये सिर्फ किस पर? सिल्क पर बनता है अमरू, और हिमरू जो है ये सिल्क और कॉटन पर बनता है। ये हम लोगों ने समझा। अब किस पर बनता है? हिम का अर्थ होता है ठंडा। हिम का अर्थ क्या होता है? इसी हिम का अर्थ होता है ठंडा। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। हिम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि ठंडा। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ठंडा। यानी यह क्या करता है? ठंडी को रोकता है। किसको रोकता है? ठंडक को। हिमरू जो है ये ठंडक को रोकता है। किसमें पहना जाता है? ठंडक को रोकता है। और उनके समान क्या होता है? ये वूल के समान ये गर्म होता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये ठंडक में पहना जाने वाला क्या है कि पहनने वाला कपड़ा है ना। तो हम लोगों ने जरी का काम कहाँ कहाँ पर होता है? अहमदाबाद, सूरत, बनारस। ब्रोकेट को कम ख्वाब या किम ख्वाब कहते हैं, अर्थात सपनों के समान इसका अर्थ होता है। ये ब्रोकेट महंगा होता है और भारी होता है। और अबे रवा का अर्थ जैसे बहता पानी होता है, तो इसमें भी वही चीजें आती हैं कि ब्रोकेट बहते पानी जैसा प्रभाव इसमें दिखता है। वक्त हवा के समान इसमें हल्का होता है। इसका वजन किम ख्वाब से हल्का होता है। रंगीन सिल्क पर ये बनते हैं। इसमें दो आते हैं, एक होते हैं क्या? सिल्क और कॉटन पर हिमरू बनता है, और सिर्फ सिल्क पर क्या बनता है? अमरू बनता है, यानी आमरस बनता है। तो ये हम लोगों ने ब्रॉकेट के बारे में समझा। ठीक, अब क्या है कि ब्रॉकेट के बारे में इतना हम लोगों ने समझा। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या, अगर ये पूछा जाए कि ढाका के बारीक मलमल का नाम क्या है, तो ढाका के बारीक मलमल का नाम क्या है? तो मलमल खास के नाम से जानते हैं। तो ढाका के बारीक मलमल को मलमल खास कहते हैं। तो ढाका के बारीक मलमल को किस नाम से जानते हैं? मलमल खास के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों ने इतना समझा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या? कलमकारी। क्या देखेंगे? कलमकारी। इसको क्या कहते हैं? मसूती पट्टनम भी कहते हैं। कलमकारी, कलमकारी को क्या कहते हैं? मसूती पट्टनम। या कलमकारी जो है, कलमकारी का एक, इसको नहीं, ये कलमकारी का एक प्रकार है मसूती पट्टनम। कलमकारी का प्रकार क्या है? इसका प्रकार मसूती पट्टनम है। तो कलमकारी का प्रकार क्या है? मसूती पट्टनम है। इसको देखते हैं। कलमकारी का अर्थ क्या होता है, इसको समझेंगे। कलमकारी, कलम का अर्थ होता है पेन, और कारी का अर्थ होता है कार्य करना, कार्य करना। कलमकारी जो की जाती है ना, ये पेन से की जाती है। कलमकारी किससे की जाती है? पेन से। कपड़े पर क्या करते हैं? कपड़े पर पेन से डिजाइन बनाते हैं। कपड़े पर पेन से डिजाइन बनती है, और बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही समय लगते हैं, काफी लोग लगते हैं कलमकारी करने के लिए। कलमकारी कपड़े पर पेन से डिजाइन बनती है। इसमें क्या होता है? इसमें यानी कलमकारी की बात हो रही है। कलमकारी में क्या होता है कि इसमें रंगाई छपाई दोनों की, इसमें रंगाई छपाई दोनों की क्या होती है? दोनों की जाती है। तो यह मतलब ये कलमकारी अगर पूछा जाए कलमकारी क्या है, क्या कहेंगे? कलमकारी रंगाई है? तो आप उसका भी जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ना कलमकारी रंगाई है ना कलमकारी छपाई है। इसमें जो है कलमकारी करने के लिए इसमें रंगते भी हैं और छापते भी हैं, मतलब दोनों का कार्य किया जाता है। पहले क्या है कि इसमें रंगाई भी होती है और छपाई भी हो जाती है। तो वही है कि इसमें रंगाई छपाई दोनों की जाती है। इसमें कलमकारी में मतलब आप क्या है इसको
कलमकारी को रंगाई या तो सिर्फ छपाई नहीं कर सकते हैं। कलमकारी में रंगाई छपाई जो होती है वह दोनों की जाती है। यह कहना मुश्किल होगा कि कलमकारी रंगाई है या कलमकारी जो है वो छपाई है। आगे देखते हैं कि पहले इसमें कैसे बनता है, इसको देखेंगे। यही सबसे ज्यादा इसमें कठिन काम है और इसका जो है सीरियल क्रम लगाने को आता है। कलमकारी बनता कैसे है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कलमकारी करने के लिए हमको ये देखना है कि कलमकारी का काम जो है उसमें मतलब कैसे छपाई की जाती है। तो पहले इसको रंग के उसके बाद क्या करते हैं कि कलर मतलब पेन से क्या करते हैं उसकी छपाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले रंगते हैं, यानी कपड़े को पहले क्या करते हैं, पहले कपड़े को रंगते हैं इसको कपड़े को, फिर क्या करते हैं पेन से छपाई करते हैं, पेन से छपाई करते हैं। पहले कपड़े को रंगते हैं फिर क्या करते हैं पेन से छपाई का काम करता है। कलमकारी में एक चीज बहुत ज्यादा मतलब अच्छी बात है, आप कहते हैं कि इसमें प्राकृतिक रंगों का यूज होता है। किसी भी कोई भी बिल्कुल भी इसमें रसायन का यूज नहीं करते हैं, यानी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कलमकारी जो है वो प्राकृतिक रंगों से की जाती है। कलमकारी किससे की जाती है, प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक रंगों से की जाती है। कलमकारी किससे की जाती है, तो प्राकृतिक रंगों से की जाती है। रसायन का यूज नहीं करते हैं, रसायन का यूज जो है वो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो कलमकारी करने के लिए हमने क्या समझा, पहले कपड़े को रंगते हैं फिर पेन से उसकी छपाई करते हैं। और कलमकारी प्राकृतिक रंगों से की जाती है, रसायन का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कलमकारी में क्या किया जाता है, मोम का यूज किया जाता है। और मतलब जहां जहां पर कलर जो है नहीं भरना होता है वहां वहां पर मोम लगा देते हैं। उसके बाद मोम लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको धुल देते हैं ना, मोम हट जाता है। जब आप छपाई कर लेंगे फिर उसको धुल देंगे, फिर क्या होगा कि उससे मोम जो है वो हट जाता है। तो कलमकारी में मोम लगा देते हैं जब छपाई कर लेते हैं, तो मोम को धुल देते हैं, जिससे मोम की जगह पर कलर नहीं पहुंचता है। जिससे क्या होता है, मोम की जगह पर कलर नहीं पहुंचता है। ये हम लोगों ने पहले कलमकारी में समझा। अब हम लोग क्या है, कलमकारी ये कहाँ की है, कलमकारी की बात करेंगे तो कलमकारी ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है। तो ये कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। कलमकारी में हमने ये समझा, कलमकारी में इसमें क्या होती है, मेहनत जो है वो ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है। कलमकारी किन जगहों पर होती है, दो जगहों पर होती है, दो जगहों पर होती है। एक जगह क्या होती है, एक जगह होती है मसूलीपट्टनम, उसी के आधार पर इसके प्रकार में भी वो आ गया। दो जगहों पर होती है, एक मसूलीपट्टनम और दूसरी जगह क्या होती है कि श्रीकालाहस्ती, श्रीकालाहस्ती। एक मसूलीपट्टनम हो गया, दूसरी हो गई श्रीकालाहस्ती। यानी मसूलीपट्टनम जो है इसको ये कहाँ पर है, ये पेड़ना में है, कहाँ पर, पेड़ना में। और ये जो श्रीकालाहस्ती है ये चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में। तो आप लोगों ने समझा कि ये एक बार फिर समझते हैं कलमकारी बनाने की। अभी क्या है, बनाने की विधि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कलमकारी की जो मतलब इसमें क्या कैसे बनता है, क्या होता है। कलमकारी बनाने के लिए ये पहले कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है, ठीक। और इसके प्रकार में हम लोगों ने मसूलीपट्टनम और श्रीकालाहस्ती ये दोनों इसके प्रकार हैं, ठीक है। और मसूलीपट्टनम जो है ये इसका क्या है, कलमकारी जो है यहाँ पर होती है और यहाँ पर भी श्रीकालाहस्ती में भी होती है। इतना आप लोगों ने समझा। फिर हम कलमकारी को जानते हैं कि कलमकारी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसमें मोम का यूज करते हैं, जहां जहां पर कलर नहीं भरना होता है
उसमें मोम लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि मतलब जो भी छपाई वगैरह करके उसके बाद क्या करते हैं कि उसको कपड़े को धुल देते हैं, जिससे क्या होती है कि जहां जहां मोम लगा होता है वहां कलर नहीं पहुंचता है। और हमने क्या समझा, कलमकारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रंगों की जरूरत पड़ती है, कोई भी रासायनिक रंग का यूज नहीं करते हैं। रंगते और इसमें क्या है कि पहले क्या है, कपड़े को रंगते हैं फिर पेन से छपाई करते हैं। तो ये कलमकारी में है। अभी हम लोग एक पढ़ेंगे और डिजाइन, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या है, इसमें तो हम कपड़े को रंग रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें कपड़े को, रंगे हुए कपड़े को लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग किसका क्या ले रहे हैं, कच्चे कपड़े को ले रहे हैं ना। उसको बनाने के लिए हम ऐसा नहीं करते। अभी हम लोग समझते हैं कि पहले देखिए कपड़े को रंगते हैं, फिर क्या है, पेन से छपाई करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इतना समझा। अब क्या है, ये कपड़े को रंगते हैं फिर पेन से छपाई करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों ने समझा मसूतीपट्टनम और क्या कि श्रीकलाहस्ती। कलमकारी को क्या कहते हैं, पालनपुरी भी कहते हैं। कलमकारी को क्या कहते हैं, पालनपुरी भी कहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के ही पौराणिक कथाओं को चिन्हित किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कलमकारी को क्या कहते हैं, पालमपुरी। और इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों की कथाओं को चिन्हित किया जाता है, किसमें, कलमकारी में। और इसमें अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ कलमकारी। स्टेप्स ऑफ कलमकारी एक एक करके इसको समझेंगे। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रे क्लॉथ, यानी इसमें हमने क्या कहा कि इसको बनाने के लिए हम लोग कच्चा कपड़ा लेते हैं। कच्चा कपड़ा होता क्या है, जब करघे पर जो सेट किया हुआ होता है यार्न यानी धागा, तो उससे जो कपड़ा प्राप्त होता है वो उस पर कोई प्रकार की फिनिशिंग नहीं हुई रहती है। जो करघे से उतरा कपड़ा वही क्या कपड़ा कहलाता है, कच्चा कपड़ा। तो कलमकारी करने के लिए पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, कच्चा कपड़ा लेते हैं। सबसे पहले कलमकारी करने के लिए कच्चा कपड़ा लेते हैं, यानी बोल सकते हैं ग्रे क्लॉथ, जिसे ग्रीस वुड बोलते हैं ना, ग्रीस क्लॉथ। और इसको क्या कहते हैं, ग्रे क्लॉथ भी बोलते हैं। अब ग्रे गुड्स के नाम से जाना जाता है या ग्री गुड्स के नाम से जाना जाता है, जो कच्चा कपड़ा होता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, कच्चा कपड़ा लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रे क्लॉथ कहते हैं। कपड़ा लेंगे जो अभी क्या है, जो अभी क्या है, करघे से उतरा है, जो अभी करघे से उतरा है। अब ये कच्चे कपड़े पर क्या नहीं हुई है, परिसज्जा नहीं हुई है। परिसज्जा जो है अभी नहीं हुई है, उसी को क्या करते हैं, उसी को लेते हैं। और परिसज्जा नहीं हुई है। अब कच्चा कपड़ा लेने के बाद क्या करते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उससे 10% ज्यादा क्या करते हैं, कच्चे कपड़े को काट लेते हैं। कच्चा कपड़ा को जितनी आवश्यकता है उससे 10% ज्यादा कपड़ा काट लेते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हमें क्या प्राप्त हो गया, कच्चा कपड़ा प्राप्त हो गया, हमने इतना किया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डनिंग करेंगे, यानी डनिंग करेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, डनिंग का मतलब क्या होता है, डनिंग प्रोसेस करते हैं। अब डनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, डनिंग प्रोसेस में ताजा गाय के गोबर को क्या करते हैं, ताजा गाय के गोबर को पानी के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में क्या करते हैं, पानी के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, ग्रे क्लॉथ को घोल में डालकर पूरी रात के लिए रख देते हैं। घोल में डालकर पूरी रात के
लिए रख देते, पूरी रात के लिए रख देते हैं और अगले दिन क्या है, पत्थर पर पटक पटक क्या करते हैं, पूरी रात के लिए रख देते हैं और अगले दिन पत्थर पर पटक पटक कर क्या करते हैं, पत्थर पर पटक पटक कर धुलते हैं। फिर कपड़े को घास पर फैलाकर क्या करते हैं, सुखा देते हैं। घास पर फैलाकर सुखा लेते हैं और बीच बीच में सूखे कपड़े पर सूखे पानी छिड़क कर, बीच में सूखे कपड़े पर पानी छिड़क कर या छीट डालते हैं, पानी छिड़क कर क्या करते हैं, पुनः कपड़े को तालाब छीट कर क्या है कि पुनः कपड़े को क्या करते हैं कि तालाब में पोंगल लीव्स पर पूरी रात के लिए क्या करते हैं कि फैला देते हैं और अगले दिन धुलाई करके धुलकर सुखा देते हैं। अब जो है कपड़े पर ये मेरेबलम प्रोसेस किया जाता है। मेरेबलम प्रोसेस किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं। हमने क्या कहा, 2 स्टेप पहले समझेंगे हम लोग, मतलब मात्र इतना आपको समझना है। पहले क्या है, कलमकारी करने के लिए हम कच्चा कपड़ा लेंगे। कच्चा कपड़ा वो होता है जो करघे से उतरा होता है, यानी जब हम लोग कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े बनाने से पहले जो ताना बाना फॉर्म में धागे को सेट करते हैं, तो जो कच्चा कपड़ा प्राप्त होता है, जिसे ग्रे वुड या ग्रीस वुड के नाम से जानते हैं, उसे कच्चा कपड़ा भी कहते हैं, वही हमने लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वो कच्चा कपड़ा को जितना हम लोगों को कलर करना है, जितना हम लोगों को चाहिए होता है, जितनी जरूरत होती है कपड़े की, उससे 10% ज्यादा हम लोग कपड़ा ले लेते हैं। एक स्टेप हो गया। अब दूसरे में क्या करते हैं, ताजा गाय का गोबर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, पानी के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तन में घोल लेते हैं और तत्पश्चात क्या करते हैं, जो कपड़ा हम लोग लिए हैं उस घोल में डालकर पूरी रात के लिए रख देते हैं। अगले दिन पत्थर पर क्या करते हैं, पटक पटक कर धुलते हैं और उसे क्या होता है, घास पर फैला देते हैं सूखने के लिए। फिर बीच बीच में क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं। फिर पुनः क्या है, तालाब में के, यानी ये क्या है कि मतलब काई, जो काई होती है उस पर क्या है, उस पत्ती पर उस पर पूरी रात के लिए फैला के छोड़ देते हैं। फिर पुनः क्या है, धुलकर सुखा लेते हैं। मतलब क्या है, एक जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि प्राकृतिक खमीरीकरण, तो वही खमीरीकरण दे रहे हैं ना, उसको क्या है, उसमें चमक लाने के लिए। तो इस तरीके से उसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं कि पहले गोबर में उसमें रात भर भिगा दिए, फिर उसको निकाल कर घास पर सुखाए, फिर घास पर सुखाने पे हल्का सा पानी छिड़क दिए, फिर क्या करते हैं कि उसको काई पर, जो काई होती है उस पर क्या करते हैं, फैला देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो पूरी रात उसके बाद धुलकर उसको सुखा देते हैं। अब तीसरा प्रोसेस होगा मेरेबलम प्रोसेस। क्या होगा तीसरे नंबर पर, मेरेबलम प्रोसेस। तीसरे नंबर पर क्या है, मेरेबलम प्रोसेस। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मेरेबलम बीज के पाउडर को इसमें क्या करते हैं, मेरेबलम बीज के पाउडर को पानी घोलकर 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं।
इसको मेरे बलम बीच के पाउडर को पानी में घोलकर क्या करते हैं, एक दिन के लिए छोड़ देते हैं और दूसरे दिन सुबह जो है उसको छान लेते हैं। दूसरे दिन जब छान लेते हैं, दूसरे दिन छान लेते हैं। अब जो कपड़ा प्राप्त हुआ है क्या करते हैं कि कपड़े को हम इस घोल में डाल देंगे, कपड़े को इस घोल में डाल देंगे। तो देखिए मात्र इतना है, इतना आप लोगों ने समझा कि अभी हम लोगों ने क्या किया, कच्चा कपड़ा लिया है और उसको क्या किया है कि गोबर के घोल में गोबर के घोल में धुलकर उसको घास पर फैला दिया, फिर उसमें छींटे मार दिया, उसके बाद काई पर उसको डाल दिया, उसके बाद क्या है धुलकर सुखा लिया। ठीक, उसके बाद क्या है मेरे बलम प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये मेरे बलम बीज के पाउडर को पानी में घोलकर उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं। अब उसी घोल में, इस घोल में क्या करेंगे, कपड़े को डाल देंगे। बाद में इसको क्या है कि निकाल कर बाद में निकाल कर धूप में सुखा लेंगे, निकाल कर धूप में सुखा देते हैं। जो है, जो कपड़ा मिल गया है अब इस पर छपाई होगी, कपड़े पर अब क्या होगी, छपाई की प्रक्रिया होगी। चलिए अब छपाई करते हैं। इस पे क्या होगा, इसे प्रिंटिंग की जा रही है। अब लकड़ी के ब्लॉक को लेकर छपाई, अब लकड़ी के ब्लॉक को लेकर प्रिंटिंग का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं। प्रिंटिंग का काम शुरू करेंगे। प्रिंटिंग के लिए सिर्फ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए सिर्फ नेचुरल कलर का यूज करेंगे। प्रिंटिंग के लिए किस कलर का, नेचुरल कलर का यूज करेंगे। तो प्रिंटिंग के लिए हम किस कलर का यूज करेंगे, नेचुरल कलर का यूज करेंगे। किसी भी प्रकार का उसमें केमिकल नहीं डालेंगे। और क्या है कि इसका नेचुरल कलर के साथ क्या करेंगे, इस कलर के साथ, नेचुरल कलर के साथ क्या डालेंगे, फिटकिरी और गोंद गुड़, फिटकिरी, गोंद, गुड़, पानी, नमक आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसकी क्या है कि और गाढ़े रंगों की क्या करेंगे, गाढ़े रंगों की रंगाई करेंगे। देखिए इतना सारा इस पे लिखना है कि अगर हम इसको धीरे धीरे लिखने लगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा ना। और जैसे कि एग्जाम सामने है तो हम इसको लिख देते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ भी देते हैं कि जिससे आपको क्या है लिखने में आसानी हो। हमने क्या किया, दो प्रोसेस किए। गोबर के घोल में डाल दिया कपड़े को, कच्चे कपड़े को, उसके बाद निकाल लिया, एक रात के लिए भिगा दिया, फिर हमने निकाल लिया। अब उसको हमने क्या किया था, काई उस पे क्या है घास पर फैला के छोड़ दिया, उस पे क्या है पानी के छींटे मारे और क्या किया हमने कि जो काई पर फैला दिया। फिर उसके बाद वहां से लेकर धुल के सुखा लेते हैं। अब तीसरी प्रक्रिया करते हैं, मेरेबुलम प्रोसेस। इसमें क्या है, मेरेबुलम बीज के पाउडर का घोल लेते हैं, पानी में घोल लेते हैं, उसी में उसको छान लेंगे, जो भी अशुद्धियां होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। अब उस घोल में कपड़े को डालकर धुल के क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। ठीक है, अब सुखाने के बाद जो कपड़ा प्राप्त हुआ है उस पर छपाई का काम शुरू होगा। तो लकड़ी के ब्लॉक को लेकर प्रिंटिंग का काम करते हैं। जैसे कि मुहर होती है ना, मुहर पे आप देखिए किसी संस्था का नाम वगैरह लिखा रहता है तो इस तरीके से ऐसे से उसको छापते रहते हैं। इसी तरीके से होता है, वो भी डिजाइनें बनी होती है इसमें इस तरीके की। देखिए अब मेहंदी की डिजाइन आने लगी है, मेहंदी ला के उसको ऐसे क्या करते हैं, ऐसे से छाप देते हैं। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी होता है कि लकड़ी के ब्लॉक को लेकर प्रिंटिंग का काम करते हैं। और पहले क्या करते हैं, पहले डार्क कलर की, इसमें डार्क कलर से उसको छापते हैं और कई स्टेप में छापते हैं ना। तो सोचिए अगर साड़ी बनती है, कोई कपड़े बन रहे हैं तो कितना छापना पड़ता होगा, कितनी मेहनत लगती होगी। और इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद क्या है, छपाई का काम शुरू होता है। और फिटकरी वगैरह इसलिए डाले जाते हैं कि जो है कलर जो है वो उसका पक्का हो जाए। इस वजह से क्या होती है कि इस पे क्या होती है कि गाढ़े रंगों की रंगाई की जाती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे।
किए हुए कपड़े को बहते पानी में क्या करते हैं, प्रिंट किए हुए कपड़े को बहते पानी के तालाब में धोते हैं। प्रिंट किए हुए कपड़े को बहते पानी के तालाब में क्या करेंगे, धोते हैं और फिर सुखा देते हैं, ये वॉशिंग की प्रक्रिया हो गई। पांचवी, छठे नंबर पर होगा बॉइलिंग। इसमें क्या करेंगे, इसके बाद कपड़े को किसमें, कॉपर पत्ती और किसमें, सूखे फलों आदि के साथ उबाला जाता है, जिससे कि कपड़े पर अन्य रंगों के शेड आ जाए, जिससे शेड आ जाए, फिर सुखा दिया जाता है, तो ये क्या काम हो गया, बॉइलिंग का काम हो गया। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या, स्टार्च अप्लाई। कड़ापन लाने के लिए स्टार्च लगाया जाता है। क्या, कड़ापन लाने के लिए क्या करते हैं, स्टिफिंग एजेंट के साथ कपड़े पर क्या किया जाता है कि प्रतिक्रिया करते हैं, ताकि वह क्या हो, वो अगले प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाए। ताकि वह अगले प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि प्रिंटिंग की जाती है। उसके बाद प्रिंटिंग की जाती है 8वें नंबर पर। 9वें नंबर पर क्या होता है कि एलम ट्रीटमेंट करते हैं। 10वें नंबर पर वॉशिंग करते हैं। तो देखिए, प्रिंटिंग मतलब छपाई का कार्य करते हैं। एक बार नहीं, कई बार रिपीट करके उस पर छपाई की जाती है। फिर एलम ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, एलम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रंग को पक्का करने के लिए किया जाता है। फिर क्या करते हैं कि वॉशिंग करते हैं। तो हमने क्या समझा कि हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों ने मेरिब्रम प्रोसेस किया था। उसके बाद हमने क्या किया, छपाई का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि चौथे नंबर पर फिर हमने क्या किया था, धुला था ना, वॉशिंग किया था। उसके बाद क्या किया था, बॉइलिंग किया था ना, बॉइलिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि स्टार्च अप्लाइंग ना, यानी स्टार्च को अप्लाई किया था, कड़ापन लाने के लिए स्टिफिंग प्रोसेस किया था उस पर। तो स्टार्च को अप्लाई किया था, फिर प्रिंटिंग किया था, फिर एलम ट्रीटमेंट, फिर क्या किया, वॉशिंग किया। तो ये पूरी प्रक्रिया से हमने क्या बनाई, इस पूरी प्रक्रिया से हमने कलमकारी की। तो कलमकारी हमने कैसे की, ये जो है अगर देखिए कुछ नहीं तो इसका बस यही कि हमने क्या किया कि पहले कपड़ा लिया यानी ग्रे गुड्स, फिर क्या किया, उसको रंगाई की ना। पहले हमने कच्चा कपड़ा लिया, ग्रे गुड्स किया, फिर उसके बाद क्या है, उसको रंगाई की। रंगाई करने के बाद हमने क्या किया, रंगाई करने के बाद हमने कपड़े को रंगाई करने के बाद हम लोग क्या किए, उसको धुले ना। उसके बाद क्या है, अब उस पर हमने क्या किया था, प्रिंटिंग का काम किया था। और उसको क्या है कि रंगाई करने के बाद उसमें क्या है, पहले
जब कपड़ा लिए थे उसके बाद उसको गोबर के घोल में धुले थे, फिर उसके बाद उसको घास पर फैला के छोड़ दिए थे। फिर हमने उस पे क्या है, एक दो दिन उस तरीके से थोड़ा सा छींटे मार मार कर हमने धुला, उसके बाद धुल कर सुखा लिया। अब उसके बाद मेरेबोलम प्रोसेस किया, जो घोल में क्या किया था हमने, मेरेबोलम के बीज को पाउडर में डालकर उसके बाद कपड़े को डीप करके उसको धुल कर सुखा लिया। अब उसके बाद जाकर तीन प्रोसेस हुआ, उसके बाद जाकर वो प्रिंटिंग के लिए तैयार हुआ था। तो ये सब सारी प्रोसेस हमने इसलिए किया था कि मतलब क्या है, प्रिंटिंग अच्छे से हो, और इसलिए हमने किया। मतलब अगर मेन इसका देखेंगे तो हम इसमें यूज करते हैं कच्चे कपड़े को, प्रिंटिंग किए हुए कपड़े को इसमें यूज नहीं किया जाता है। तो हमने ये कलमकारी पढ़ी। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अजरक। अजरक क्या होता है इसको देखेंगे। अजरक कौन सी कढ़ाई है, क्या पढ़ रहे हैं, अजरक को। अजरक, तो अजरक में हम क्या देखेंगे, अजरक में देखेंगे ये कैसे होता है। इसको बोलते हैं, इसे सॉइल ऑफ सिंध कल्चर। ये क्या है, सॉइल ऑफ सिंध कल्चर, इसे ऑफ सिंध कल्चर। देखिए इसमें जो है, जैसे कि उसमें रंगाई है, उसमें वासिंग है, तो इसमें जो है इसके नाम जो है वो अलग अलग हैं, वही हम लोग को समझना है। ये भी अजरक जो है वो भी कलमकारी से काफी मिलती जुलती है। तो क्या है, सोल ऑफ क्या है, सिंध कल्चर के नाम से ये जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है क्या, अजरक। उसके बाद क्या है कि अर्थात जो है सिंध की आत्मा कहते हैं, अर्थात इसे सिंध की आत्मा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे सिंध की आत्मा कहा जाता है। अजरक का जो है, इसमें जो है इसके नाम हमने क्या कहा, इसके नाम अलग अलग होते हैं, तो इसको समझेंगे। अजरक के स्टेप को देखेंगे, जो कि मेन आता है अजरक बनाने के स्टेप। इसमें क्या करते हैं, अजरक बनाने के स्टेप में पहला क्या है, साज। अब ये साज क्या है, यानी कपड़े की धुलाई, कपड़े की धुलाई। जब हम कलमकारी कर रहे थे तो कलमकारी में हम क्या कर रहे थे, कच्चा कपड़ा ले रहे थे ना, लेकिन जब हम अजरक करेंगे तो अजरक में हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे जिसपे क्या है, परसज्जा हुई है। अब परसज्जा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, धुलाई करेंगे उसको। तो धुलते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें सूती वस्त्र को लेकर धुलते हैं, सूती वस्त्र को लेकर धुलते हैं। अजरक में सूती वस्त्र को लेकर क्या किया जाता है कि धुलते हैं, जिससे उन कपड़े पर फिनिशिंग हुआ हो तो हट जाए, जिससे फिनिशिंग हुआ हो तो हट जाए। ये पहला स्टेप हो गया, जिसको बोलते हैं साज। क्या बोलते हैं, कपड़े की धुलाई हम लोग कहते हैं, क्या कहा जाता है, साज कहा जाता है। दूसरे नंबर पर देखेंगे क्या होता है, डनिंग। डनिंग में हम लोगों ने क्या किया था, ताजे गाय का गोबर लिया था। इसमें हम लोग किसका गोबर लेंगे, तो इसमें भी हम लोग गोबर ही लेंगे। डनिंग में क्या करते हैं, डनिंग में या यहाँ पर लिख लीजिए, डनिंग एंड क्या, मॉडरेटिंग, मॉडरेट, यानी ये मॉडरेट का अर्थ होता है बंधक। इसमें क्या करते हैं, कपड़े को तैयार घोल, यानी ऊंट का गोबर लेंगे। तो कपड़े को तैयार घोल, अब वो घोल कौन सा है, ऊंट का गोबर, और क्या है, पानी सोडा प्लस क्या, ऑयल को मिलाकर बने घोल में रात भर के लिए कपड़े को भिगो देते हैं। तत्पश्चात उसे अगली सुबह निकाल लेते हैं। तत्पश्चात सुबह उसे
निकाल कर क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, सुखा लेते हैं। यह प्रक्रिया 7-8 बार जो है चलती रहती है। यह प्रक्रिया कितनी, 7 से 8 बार चलती रहती है। उसके बाद क्या करते हैं, पानी से कपड़े को धुल लेते हैं। मतलब यही प्रक्रिया जो ये सब मतलब घोल बनाए हैं, यही प्रक्रिया 7 से 8 बार चलाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कपड़े को धुल लेते हैं। अब हम लोगों ने पहला प्रोसेस क्या हो गया, साज का, दूसरा डनिंग एंड वार्डेट का यानी बंधक का भी हमने इसमें यूज किया। अब तीसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, कसानो। तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, कसानो का काम करेंगे। अब देखिए कसानो में क्या होता है, कसानो में क्या है, मेरेबलन प्रोसेस। सेम क्या है, कलमकारी की तरह हो रहा है। इसमें भी सेम मतलब वही चीजें हैं। इसमें क्या है, मेरेबलम सीड से बने पाउडर के घोल में कपड़ा क्या करते हैं, धुलकर, इसमें धुलने के बाद क्या आता है, उसे सुखा लेते हैं और अधिक हुए मेरेबलम को क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये मेरेबलम प्रोसेस में सेम वही चीजें हैं। इसमें यहाँ पर कसानो बोला जा रहा है। तीसरे नंबर पर ये हो गया। अब चौथे नंबर पर क्या करेंगे कि चौथे नंबर पर खरियानव क्या करते हैं, खरियानव या बोलते हैं राख। खरियानव या राख में इसमें क्या करते हैं, उसमें तो इसमें क्या करते हैं, खरियानव या राख में, या इसको बोलते हैं व्हाइट आउटलाइन। देखिए हमने क्या किया, कपड़े को लिया ना, इसमें रंगीन कपड़े को लिया, फिर उसको धुला कि जिसमें उसमें कोई परिसज्जा हुई हो वो हट जाए। और भी कौन सा कपड़ा लिया, तो सूती का। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको घोल में जो हम लोगों ने ऊँट का और ये सब गोबर वगैरह सब लिया हुआ है, उसी घोल में पानी वगैरह जो है उसमें डालकर धुलते हैं और 7-8 बार ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद हमने कसानो यानी मेरेबलन प्रोसेस किया। सेम वही चीजें हैं यहाँ पर भी मेरेबलन प्रोसेस में। तो यहाँ पर मेरेबलन प्रोसेस में क्या किया, वही मेरेबलन सीड को लेकर छान लेते हैं। छानने के बाद उसमें क्या करते हैं, कपड़े को डालकर फिर दूसरे दिन धुलकर सुखा लेते हैं। ठीक, फिर खरियानव राख में हमने क्या किया कि आउटलाइन किया। इसमें क्या किया, कपड़े पर गम अरेबिक, इसमें कपड़े पर गम अरेबिक यानी बबूल। अरेबिक मतलब बबूल के पेड़ का गोद क्या करते हैं, तथा चूना, बबूल के पेड़ का गोद तथा चूना को आपस में प्रयोग करते हैं, को आपस में प्रयोग करते हुए एक पेस्ट बनाते हैं। यही कैसा, ये पेस्ट कैसा है, व्हाइट कलर का है। एक पेस्ट बना रही है जिसका रंग क्या है, जिसका रंग कैसा है, सफेद है, जिसका रंग सफेद है। अब क्या होता है, इसी सफेद घोल से कपड़े पर क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। इसी सफेद घोल से कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं और इसी को राख कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, राख कहते हैं। ये क्या हो गया, ये खरियान या राख हो गया। अच्छा, 5वें नंबर पर जब जाएंगे, ये व्हाइट आउटलाइन थी, काट हो गया, यानी क्या हो गया कि ब्लैक आउटलाइन। पहले हमने व्हाइट आउटलाइन की, जो कि किस चीज से मिलाकर, बबूल के पेड़ के गोद तथा चूना से मिलाकर। अब हम तीसरे नंबर पर हम इसमें किसमें देखेंगे, इसमें क्या मिलाएंगे कि जैसे ब्लैक आउटलाइन हो तो गुड़ मिलाते हैं। गुड़ आयरन गम को पानी में मिलाकर किसने 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं। लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 20 दिन बाद
20 दिन बाद क्या करते हैं कि यह काले घोल में तैयार हो जाता है। यह काले गाढ़े घोल में तैयार हो जाता है। इसी घोल से आउटलाइन बनाते हैं। इसी घोल से आउटलाइन बनाते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले व्हाइट आउटलाइन, फिर ब्लैक आउटलाइन करते हैं। पहले व्हाइट आउटलाइन फिर ब्लैक आउटलाइन किया जाता है। ये हमने काट देखा, तो ये हम लोगों ने 5 स्टेप देखे। अब इसके आगे का स्टेप देखेंगे। ये इतना हो गया। अब हम लोग करेंगे कांच। कांच मतलब होता है फिटकरी, और फिटकरी किस लिए होता है? रंग को पक्का करने के लिए ना। इसमें फिटकरी, क्ले और गोंद मिलाकर क्या करते हैं? एक पेस्ट बना लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि गांच यानी फिटकरी। देखिए इसमें नाम जो है वो अलग अलग है ना, नाम अलग अलग है। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें फिटकरी, क्ले और किसका? गोंद को इसमें गोंद को मिलाकर एक पेस्ट बना लेते हैं। एक पेस्ट बना लेते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या मिलाते हैं? लाइम यानी चूना लिख लीजिए। इसमें साथ ही साथ क्या करते हैं? चूना मिला देते हैं। यही स्टेज जो है क्या कहलाती है? यही स्टेज गांच कहलाती है। यही स्टेज गांच कहलाती है। और इसी स्टेज में ऊपर से सारे प्रोसेस जो होते हैं पक्के हो जाते हैं। इसी में ऊपर के सारे प्रोसेस पक्के हो जाते हैं। मतलब जो हमने क्या किया है, पहले कलर को हटाया है, जो हमने फिनिशिंग मतलब कलर को हटाया है, फिर हमने क्या किया था? उसको धुला था, फिर हमने क्या किया था? उसमें मेल्टिंग प्रोसेस किया था, फिर हमने मतलब जो भी हमने प्रोसेस किया है उसके बाद क्या किया कि ये हमने इस तरीके से किया। फिर हम जब इस तरीके से करते हैं, जो ऊपर के सारे प्रोसेस होते हैं वो इसी में आकर क्या होते हैं कि पक्के हो जाते हैं। अब पक्के होने के बाद क्या है? 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कपड़ा क्या होता है? प्राकृतिक खमीरीकृत हो जाता है। कितने दिन के लिए? 3-4 के लिए छोड़ते हैं। और उसके जिससे क्या होता है? कपड़ा प्राकृतिक रूप से, ये कह सकते हैं कि छोड़ते हैं, खमीरीकृत नहीं, तो कपड़ा जो है प्राकृतिक रूप से सूख जाता है। 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, कपड़ा सूख जाता है। ये हो गया। अब क्या हम लोग देखेंगे? इंडिगो डाइंग। इसमें क्या है? नीले रंग से अब इसकी रंगाई करते हैं इंडिगो डाइंग को। अब क्या करता है? अब इसे रंगा जाता है और सूर्य की रोशनी में क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। रंगा जाता है और सुखाया जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पर क्या देखेंगे? हटाना में क्या करेंगे? अब कपड़े को अच्छी तरह धुल देते हैं, और जिससे उस पे जो भी मतलब क्या होते हैं? रेसिस्ट प्रिंट किया जाते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको अनफिक्स्ड डाई, उनके जो उन पर अनफिक्स्ड डाई है उनको हटा देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये इसका प्रोसेस हो गया। तो हमने पहला नंबर क्या देखा? पहले हमने कपड़ा लिया, वो भी कौन सा? रंगीन कपड़ा जिससे फिनिशिंग हुई है। नेक्स्ट नंबर पर हमने क्या देखा कि उसको कपड़ा लिया, उस पर क्या है? फिनिशिंग हुई है, इसी वजह से हमने उसको धुला ना। कॉटन का कपड़ा लिया, उसको धुला। अब धुलने के बाद जिसमें पहले क्या था? पहले नंबर पर साज था, दूसरे नंबर पर डनिंग प्रोसेस किया। उसमें जो है इसमें क्या है? ऊंट का और पानी और क्या है? सोडा वगैरह डालकर एक क्या है? घोल बना लिया। अब कपड़े को उसमें डीप करके उसके बाद धुलकर उसको क्या है? मतलब सेम वही प्रोसेस है। उसको इस तरीके से हमने क्या किया कि उसको छोड़ दिया, प्राकृतिक जैसे खमीरीकृत नहीं होता वैसे ही छोड़ दिया।
उसके बाद हम लोगों ने क्या चौथे नंबर पे किया, तीसरे नंबर पर कसानो, यानी कसानो के हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने क्या बोला था, कसानो को मेरेबोलम प्रोसेस, यानी उसमें क्या किया, इसके बीज के पाउडर का घोल बना लिया और उसके बाद उसमें छान कर उसमें कपड़े को डिप करके फिर उसको निकाल लिया, कपड़े को सुखा लिया। ये तीसरा नंबर पर हो गया। चौथे नंबर पर क्या है, खरियानो। खरियानो में क्या है, आउटलाइन लिया, बबूल का गोंद लिया और चूना ना, क्या है, बबूल का गोंद और चूना को क्या आपस में घोल मिलाकर तैयार कर लिया, वो व्हाइट घोल तैयार हो गया व्हाइट आउटलाइन करने के लिए। फिर ब्लैक आउटलाइन करने के लिए हमने क्या लिया था, गुड़ लिया था, गुड़ गोंद यही सब लिया। फिर उसके बाद उस पर क्या है, ब्लैक आउटलाइन किया गया। तो पहले व्हाइट आउटलाइन फिर ब्लैक आउटलाइन, ठीक। उसके बाद क्या है, गाछ यानी फिटकरी। इन सब चीजों को क्या करने के लिए, पक्का करने के लिए हमने फिटकरी किया। जितने सारे प्रोसेस हुए हैं, जो व्हाइट आउटलाइन हुई है, जो ब्लैक आउटलाइन हुई है, वो सब फिक्स हो जाए, वो सब छूटे ना, तो उसके लिए हमने फिटकरी का यूज किया। फिर क्या किया, इंडिगो डाइंग किया। इंडिगो डाइंग जो है वो रंग दिया जाता है, उसको रंगा, उसके बाद सुखाया, फिर लास्ट में उसको क्या किया कि लास्ट में अब कपड़े को अच्छी तरह धुल दिया जाता है, जिससे उस पर लगे रेसिस्ट प्रिंट, जिससे उस पर लगे रेसिस्ट प्रिंट, ये सब क्या है वो हट जाए। तो ये आपका क्या हो गया तैयार, ये अजरक तैयार हो गया। तो आप लोगों ने क्या समझा, कलमकारी को समझा और क्या अजरक को समझा। कलमकारी अजरक जो है दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। उसमें क्या था कि हम लोग कच्चा कपड़ा लिए थे, इसमें रंगीन कपड़ा लिए थे, यही थोड़ा अंतर है। थोड़ा अजरक के जो शब्द हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, आप लोग जरूर बताया करिए। और आज की क्लास जैसे भी मतलब आप लोग को लगे, जो भी आपको लगता है वो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। और इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। अब मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।